ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी आर्टिकल, न्यूज़ वेबसाइट या फिर किसी डॉक्यूमेंट्री से ली गई है। दोस्तों, हमारे मन में अक्सर बहुत सारे सवालात आते रहते हैं, जिसमें कुछ के जवाब हमें मिल जाते हैं और कुछ सवाल बिन जवाब के ही हमारे मन में रह जाते हैं। लेकिन साल 2008 के बाद से अभी तक एक घटना जिसके घटने के बाद सबके मन में एक ही सवाल आया और वो सवाल अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है, और वो ये है कि आरुषि तलवार का मर्डर किसने किया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का द क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमारा देश इतना बड़ा है कि हर दिन कुछ न कुछ वारदात होते ही रहते हैं। लेकिन आज जिस जुर्म की वारदात की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे मीडिया ने कुछ इस कदर हाईलाइट कर दिया कि लगभग हर किसी ने इस केस के बारे में अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार तो ज़रूर सुना होगा। हाईलाइट हो भी क्यों ना, ये केस था इतना पेचीदा। यहाँ तक कि इस केस पे एक बॉलीवुड की फिल्म और अनेकों डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से सटे शहर नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार L32 फ्लैट में डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार नाम के दंपति रहा करते थे। राजेश और नुपुर दोनों पेशे से डेंटिस्ट थे और दोनों ही दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, और डॉक्टर राजेश उस अस्पताल के डेंटिस्ट डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर थे। इसके अलावा इनका नोएडा में अपना खुद का भी एक क्लिनिक था, जहाँ पे इन दोनों के अलावा इनके क्लोज फ्रेंड डॉक्टर प्रफुल्ल दुर्रानी और उनकी वाइफ डॉक्टर अनीता दुर्रानी भी उस क्लिनिक में काम करते थे। राजेश और अनीता सुबह के शिफ्ट 9 से 12 बजे तक हॉस्पिटल में रहते थे, और फिर शाम 5 से 7 बजे की शिफ्ट में डॉक्टर नुपुर और डॉक्टर राजेश हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखते थे। इसके अलावा राजेश ITS डेंटल कॉलेज ग्रेटर नोएडा में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाते भी थे। राजेश और नुपुर की एक बेटी भी थी जिसका नाम आरुषि तलवार था। 24 मई 1994 को आरुषि ने डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर के घर जन्म लिया था। आरुषि की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल से हो रही थी। दिखने में बेहद सुंदर पर्सनैलिटी और पढ़ाई में अव्वल, आरुषि अपने क्लास की टॉपर स्टूडेंट में गिनी जाती थी, और वो अपने क्लास की ब्लू ब्लेजर होल्डर थी। आपको अगर पता ना हो तो बता दूं कि ब्लू ब्लेजर एक ऑनर होता है जो उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने लगातार 3 साल 85% से ऊपर स्कोर किया हो। वो बड़े होकर अपने माँ पापा की तरह एक डॉक्टर बनना चाहती थी। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली, सभी ऐशो आराम के साथ इनकी ज़िंदगी कट रही थी। राजेश और नुपुर हॉस्पिटल जाते, फिर हॉस्पिटल से घर, और आरुषि भी अपने स्कूल और पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व थी, और इनकी नॉर्मल डे ऐसे ही गुजरती थी। इनके घर में टोटल 4 लोग रहते थे: राजेश, डॉक्टर नुपुर, उनकी बेटी आरुषि और उनका नौकर हेमराज बेंजारे। ये बात है 16 मई 2008 की। सुबह के लगभग 6 बजे थे और राजेश के घर पे किसी के आने की दस्तक होती है। आने वाला बाहर से रिंग बेल बजाया जा रहा था, मगर अंदर से कोई गेट नहीं खोल रहा था। फिर उसने एक बार और कस के डोरबेल बजाई, और ऐसा 2-3 बार करने के बाद नूपुर गेट पे आई। दरअसल इतनी सुबह सुबह डोरबेल बजाने वाला और कोई नहीं, उनका हाउसमेट भारती थी। अमूमन एक बार बेल बजाने पे ही घर का नौकर हेमराज गेट खोल देता था, मगर आज हेमराज नहीं आया। नूपुर और राजेश दोनों को सुबह देर से उठने की आदत थी, तो इस वजह से हेमराज ही गेट खोला करता था। जब नूपुर गेट के पास आई तो देखती है कि उसके घर के गेट के बाहर से लॉक था। फिर नूपुर ने भारती को चाबी का गुच्छा दिया, जिसे गेट खोल के भारती अंदर आ गई। फिर भारती अपने काम में लग गई। वो किचन में काम कर ही रही थी कि उसे आरुषि के रूम से नूपुर और राजेश के रोने की आवाज़ आई। भारती दौड़कर उसके रूम में गई, और उसके बाद का जो नज़ारा उसने देखा, बस उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि आरुषि अपने बेड पे लेटी हुई है और उसके आसपास खूनी खून बिखरा पड़ा है। उसे अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को उसने आज से पहले हंसते खेलते देखा था, वो आज उस बिस्तर पे मृत पड़ी हुई है। राजेश और नुपुर
दोनों रोए जा रहे थे और बस एक ही बात की रट लगाए जा रहे थे कि हेमराज ने ये क्या कर दिया। भारती इसके बाद पड़ोस के लोगों को बुला लेती है और पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर को भी, मगर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। लगभग सुबह 7:15 बजे पुलिस अपनी फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उस कमरे में पहले से ही लगभग 15 लोग मौजूद थे और पूरा का पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। इसके बाद शुरू होती है एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की शुरुआत। फोरेंसिक्स ने आरुषि के रूम से सबको बाहर निकाला और फिंगरप्रिंट सैंपल इकट्ठा करने लगी। उन्होंने तकरीबन 15 फिंगरप्रिंट इकट्ठा किए। प्रथम दृष्टया यानी कि पहली दफा देखने पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने धारदार हथियार से आरुषि का गला काटा हो, जिसके बाद एक्सेसिव खून बहने से आरुषि की मौत हो गई। पुलिस अब हेमराज बंजारे को ढूंढने में लगी हुई थी और प्राइम सस्पेक्ट उसी को मान रही थी। फोरेंसिक्स डॉक्टर जब घर की जांच कर रहे थे तो वो खोजबीन करते करते घर के छत पे पहुंचे, जहां उन्हें गेट के लॉक पे खून का निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा था और सीढ़ियों पे भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने लाश को घसीटा हो। ये बात फोरेंसिक्स ने पुलिस को वालों से कही, मगर दिक्कत ये थी कि गेट पे ताला लगा हुआ था और, और गेट के उस पार क्या था इसकी भनक किसी को भी नहीं थी। पुलिस इसके बाद राजेश से उस टेरेस के गेट पे लगे लॉक की चाबी मांगती है और चाबी लाने के लिए राजेश रूम में जाते हैं, मगर राजेश चाबी लाने जाते तो हैं मगर वापस नहीं आते। पुलिस वेट करते रह जाती है मगर राजेश चाबी लेकर नहीं आते। लगभग पूरा दिन वेट करने के बाद पुलिस 17 मई को उस दरवाजे के लॉक को तोड़ देती है और लॉक तोड़ने के बाद पुलिस जो देखती है वो इस केस को नया ट्विस्ट देने वाला था। दरअसल पुलिस को एक कमरे में हेमराज का लाश टेरेस पे मिलता है। अब तक पुलिस जिसको सस्पेक्ट के तौर पर देख रही थी वो बेचारा खुद विक्टिम बन चुका था। अब पुलिस के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ चुका था कि अगर हेमराज नहीं तो कौन। इस खबर के आने के बाद मीडिया जोर शोर से इसे टेलीकास्ट करने लग जाती है और उस टाइम पूरे देश में ये एक हॉट टॉपिक बनकर उभर चुका था। इसके बाद पुलिस राजेश और नुपुर तलवार दोनों को पूछताछ करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। पुलिस पूछताछ करने के क्रम में जब पूछती है कि क्या उन्होंने आरुषि के कमरे से किसी तरह की आवाज़ सुनी या किसी तरह की चीख, तो उन्होंने बताया कि उनके रूम का एसी बहुत आवाज़ करता था, जिस वजह से बाहर से आने वाले किसी भी तरह की आवाज़ को उन्होंने नहीं सुना। कुछ औपचारिक पूछताछ करने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। नोएडा पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर इस केस की जांच कर रही थी, मगर कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा था। पॉलिटिकल प्रेशर और मास पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से हायर अथॉरिटी इस केस में दिल्ली पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। इसके बाद पुलिस राजेश के घर के पुराने नौकर विष्णु शर्मा को गिरफ्तार करती है। उसे पूछताछ किया जाता है और फिर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव आता है और उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस के हाथ अब भी कुछ खास नहीं लग पा रही थी। फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट भी पुलिस का कोई साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि जो एविडेंस उन्हें कलेक्ट किया था उसमें पहले से ही छेड़छाड़ हो चुकी थी और एविडेंस स्मज हो चुका था। इसके बाद उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी इस केस को जून में सीबीआई को हवाले कर देती है। 11 जून को ये केस सीबीआई को मिलती है और 13 जून को सीबीआई कृष्णा थराराज, जो कि नोएडा क्लिनिक में राजेश का असिस्टेंट था, उसे उसके घर से अरेस्ट करती है। दरअसल सीबीआई को कृष्णा के घर से कुछ चाकू और धारदार खुखरी बरामद हुई थी और आरुषि और हेमराज के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो उन दोनों के गले में किसी तेज हथियार के वार का निशान था। इसके बाद सीबीआई उसका नार्को टेस्ट करती है और लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी करती है, मगर गेस व्हाट, कृष्णा का रिपोर्ट भी निगेटिव आता है, यानी कि वो भी बेकसूर था। मगर इस बीच एक अलग जानकारी पता लगती है सीबीआई को। दरअसल राजेश के घर का जो वाईफाई था वो आरुषि के रूम में लगा था और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से आरुषि और बंजारे का कत्ल 12 से 1 बजे के बीच हुई थी। राजेश ने अपना आखिरी ईमेल 11:57 पे भेजी थी और इसके बाद कुछ देर तक उसने स्टॉक मार्केट के साइट पे अपना समय बिताया था।
उसके लैंडलाइन पे एक कॉल आई, जिसके बाद वो सोने चला गया। उसका कहना था कि लगभग 12 बजे तक वो सोने जा चुका था, मगर उसके लैपटॉप की आखिरी इंटरनेट यूजेज रात को 12:32 की मिली थी सीबीआई को। और इसके बाद एक और ट्विस्ट मिलती है। सीबीआई को जांच में पता चलता है कि आरुषि के घर का वाईफाई राउटर 3:43 पे बंद हुई थी, जिसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस किसी ने भी राउटर ऑफ किया था उसने आरुषि की डेड बॉडी नहीं देखी, या उसी ने आरुषि का कत्ल किया था। सीबीआई को आरुषि का फ़ोन भी नहीं मिलता, मगर कुछ दिन बाद आरुषि का फ़ोन सरदारपुर एरिया रेलवे ट्रैक से किसी अनजान औरत को मिलती है, मगर उसकी फ़ोन की मेमोरी और कॉल रिकॉर्ड्स दोनों ही डिलीट हो चुका था। अब गौर करने वाली बात यह है कि जलवायु बिहार से सुंदरपुर की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आरुषि का फ़ोन वहाँ पहुँचा कैसे, ये किसी को भी नहीं पता। एक तरफ पॉलिटिकल और पब्लिक प्रेशर और दूसरी तरफ इस केस में नाकामयाबी पे नाकामयाबी सीबीआई के वजूद पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रही थी। 21 दिसंबर 2010 को सीबीआई राजेश तलवार को सस्पेक्ट के तौर पर गिरफ्तार करती है, मगर उसके पास कुछ खास सबूत नहीं थी, जिसकी वजह से राजेश को जल्द ही बेल मिल जाती है। मगर कोर्ट इस केस को क्लोज करने के लिए ऑर्डर नहीं देती, और इसके बाद एक बार फिर 11 मई 2013 को सीबीआई इस केस की ट्रायल शुरू कर देती है। 25 नवंबर 2013 को सीबीआई राजेश और नुपुर दोनों को उनकी बेटी की हत्या के मामले में फिर से गिरफ्तार करती है। इसके पक्ष में सीबीआई के प्रोसिक्यूटर मिस्टर एजीएल कॉल कुछ फैक्ट्स और कुछ थ्योरी कोर्ट के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस बारीकी के साथ आरुषि का गला काटा गया है वो कोई सर्जन या कोई डॉक्टर ही काट सकता है। दूसरी थ्योरी उन्होंने बताई कि आरुषि और उसके नौकर हेमराज के बीच सेक्सुअल रिलेशन थी, जिसे राजेश ने उस रात उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद राजेश ने अपना गोल्फ स्टिक उठाकर हेमराज को मारने लगे, और मारते टाइम एक बार स्टिक आरुषि को हिट कर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर ये सारा हल्ला सुनकर नूपुर अपने रूम में आई, लेकिन तब तक आरुषि और हेमराज दोनों मर चुके थे। इसके बाद राजेश और नूपुर ने उन दोनों का गला काटा, जिससे ये केस एक अलग एंगल ले ले। फिर इन्होंने मिलकर क्राइम सीन को साफ किया, एविडेंस को फैब्रिकेट किया और आरुषि का प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ किया, क्योंकि हमें पेनिट्रेशन का एविडेंस तो मिला, मगर सेमेन का एविडेंस कहीं नहीं मिला। इतना सब करने के बाद राजेश ने अपने विस्की क्लोजेट से निकालकर विस्की पी, जिसका सबूत हमें उसके रूम से मिले ग्लास से प्राप्त हुई। सुबह जब फोरेंसिक्स की टीम वहां पहुंची, तब तक सारी एविडेंस खराब हो चुकी थी, और घटना के अगले दिन ही इन्होंने आरुषि की बेड की मैट्रेस, बेडशीट और रूम सब कुछ साफ करवा दिया। इसके बाद सीबीआई के जज श्यामलाल ने 25 नवंबर को राजेश और नुपुर को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई, मगर केस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इस जजमेंट के बाद तलवार्स ने इलाहाबाद कोर्ट में इस डिसीजन को अपील किया, और 2017 में इलाहाबाद कोर्ट ने इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। जजेस की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजेश और नुपुर इन दोनों के विपक्ष में कोई भी पुख्ता सबूत और गवाह मौजूद नहीं है, और महज एक थ्योरी पे किसी को सजा देना ये जुडिशियरी के वर्क एथिक्स के अगेंस्ट है। और इसके बाद तलवार कपल को छोड़ दिया गया। आज ये लोग जेल से बाहर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मगर आज भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड ही रह गए कि आखिर आरुषि को मारा तो मारा किसने। आपको क्या लगता है? अपना विचार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थी आरुषि तलवार की मर्डर की कहानी। ये घटना तो बहुत दिल दुखाने वाली है, मगर आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई शिकायत या कोई स्टोरी सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। तो चलो यार, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। धन्यवाद।